नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में फिर से स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज अभी चल रहा है, जिसमें हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, कांग्रेस से हम कर रहे हैं और उससे पहले के वीडियो भी आप जाकर ज़रूर देखिए। पिछला वीडियो अपलोड हो चुका है और सारे आप लोग देख भी रहे हैं, कुछ लोग पसंद आ रहा है। और उससे पहले मैंने किया था भारत के सारे विद्रोह, है ना। हिस्ट्री का जो एमसीक्यू का प्लेलिस्ट है उसको जाके विजिट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज क्या सब पढ़ेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 का, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट और कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ये 6-7 टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ये पूछा है आपसे, किस कांग्रेस सत्र में? इसका आंसर हो जाएगा बी, लाहौर सत्र में। 1929 का जो लाहौर सत्र हुआ था उसी में दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? ये पूछा है आपसे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा के साथ। 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। 24 दिन की लंबी यात्रा, इस 24 दिन को भी याद रखना, पिछले साल का बीपीएससी क्वेश्चन है ये। बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को, इस डेट को भी याद रखना जिनको बीपीएससी देना है या जिनको यूपीपीसीएस देना है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर दिया था। तमिलनाडु में और अलग अलग जगह पर बहुत सारे नेताओं ने किया था। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायण तक नमक यात्रा की थी और के केलप्पन ने केरल में यात्रा किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दांडी यात्रा की गई थी 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था। और ख़त्म कब किया था? यहाँ पर है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से शुरू किया था। कुछ क्वेश्चन में टिक लग गए हैं और आगे के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा से, सेवाग्राम से, साबरमती से, दांडी से। तो साबरमती से चल के कहाँ तक गए थे? दांडी तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। साबरमती से शुरू किया था, दांडी से शुरू किया था। इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझने की है कि यहाँ पर पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। देखो, दांडी यात्रा शुरू हुई थी साबरमती से दांडी के लिए। वो क्या था? वो दांडी यात्रा थी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? जब दांडी गांधी जी पहुंच गए, वहाँ उन्होंने नमक बनाया, तब जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, है ना। लेकिन दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती से दांडी के लिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था और दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा कहाँ पर शुरू हुआ? दांडी में। साबरमती आश्रम से क्या शुरू हुआ था? दांडी यात्रा। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ विवाद ये हुआ था कि पहले बीपीएससी ने इसका आंसर डी दिया था और बाद में साबरमती आश्रम माना था, जो गलत है ना। प्रारंभिक कुंजी में इसको डी माना था बीपीएससी ने। 7वां, एक निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के थे? सबसे ज़्यादा लोग गुजरात के थे उनकी यात्रा में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजनी नायडू, राजकुमार अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही लोग थे। ऊपर सबके नाम लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग, नमक सत्याग्रह, बारदोली, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा बी, नमक सत्याग्रह में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहाँ से? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहाँ से? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, दांडी से शुरू किया था। IAS 1995 का क्वेश्चन है, दांडी से शुरू किया था। ओके, और 390 किलोमीटर की यात्रा की थी उन्होंने, 390 किलोमीटर की। 78 सहयोगियों के साथ चले थे। ये सब फैक्ट स्टेट पीसीएस का फेवरेट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ से? दांडी मार्च के बाद। सी आंसर हो जाएगा, दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था, है ना। यूपीपीसीएस जीआईसी ने भी इसका सही माना और IAS ने भी यही माना है कि दांडी में जब पहुंच गए उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 12 नंबर है कि दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 13 नंबर पर कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून को तोड़ने से।
दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ये 66 बीपीएससी 2020 आ गया ना, कितने दिन? 24 दिन चली थी। इस फैक्ट्स को याद कर लेना आप लोग। ओके। 15 है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, साइमन कमीशन का आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। बताओ इसमें आंसर बताओ। उत्तराखंड पीसीएस का है। 15 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। साइमन कमीशन भारत में कब आया है? 1928 ईस्वी में आया है। इसका गठन कब किया गया? 1927 में गठित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? 1942 में हुआ है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 ईस्वी को, है ना। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई है। और दांडी मार्च कब शुरू हुआ है? तो 1930 ईस्वी में 12 मार्च को। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मनाई जाती है। तो ये इसका हो जाएगा महात्मा गांधी के दांडी मार्च हेतु। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी में एक मुट्ठी नमक उबालकर और वहाँ पर नमक कानून को तोड़ा था उन्होंने, है ना। और सारे उनकी खिल्लियाँ उड़ा रहे थे। सांकेतिक रूप से इस आंदोलन का महत्व था, है ना। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण क्या दिया है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। तो देखो ये ऐसा कुछ नहीं था, वो बस अंग्रेजों का कानून तोड़ना चाहते थे, बताना चाहते थे भारत के लोगों को कि अंग्रेजी सरकार आपके नमक रोटी पर भी कर लगाती है। सांकेतिक रूप से, ऐसा थोड़ी नहीं था गांधी जी के अंदर आयोडीन की कमी हो गई थी, चलो भाई नमक उबाल लेते हैं, ऐसा नहीं था ना। तो वो इसलिए गए थे कि सांकेतिक था कि नमक जो है वो हर पृथ्वी पर रहने वाला इंसान खाता है ना। तो भारत के लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि ये जो अंग्रेज हैं ये आपके नमक रोटी, गरीब से गरीब आदमी के ऊपर भी टैक्स लगाती है ना। तो उसी लिए गए थे। सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सही है, आर गलत है। समन्वय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा आपसे। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई और मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 18 का बी है, केवल 2 सही है ना। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में नौसारी जिला गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरबदा जेल भेज दिया गया। इस फैक्ट को भी याद रखना, पूछ लेता है यरबदा जेल भेजा गया था या कहाँ पर। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया कथन 1 असत्य है, जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के.एम. मुंशी इन सबको सजा दी गई थी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है। गांधी के दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा है आपसे कि यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था और नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। और गलत पूछा है आपसे, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। अब बताओ इसका आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी ने समुद्र तट पर कानून का उल्लंघन करने, समन्वय आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया और नमक को इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया गया, क्योंकि सरकार ने इस आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था, जिसका गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, है ना। 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू हुई अहमदाबाद से और दांडी गए अपने 78 सहयोगियों के साथ। ओके, बस और इसमें कुछ नहीं है। और मुट्ठी मतलब वहाँ नमक बनाया नहीं था, हाथ से बस नमक लिया था। बताओ ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है। 21 है कि निम्नलिखित कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था और साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी और इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका डी गलत है। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो तत्पश्चात अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी भागीदारी की थी। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे? जब कांग्रेस कार्यकर्ता धरासना नामक स्थान पर धावा डालने गए थे, नमक का फैक्ट्री था यहाँ पर, सरोजनी नायडू थी उनमें शामिल, है ना। तो उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उनको यरबदा जेल में डाल दिया गया था उस समय तक। ओके, श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मार्च 1930 को यहाँ पर धरना दिया था धरासना में। अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता बन गए थे। आचार्य विनोबा भावे की इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए, तो वो भी गिरफ्तार हो गए थे समन्वय अवज्ञा के समय ही। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? रिचर्ड ग्रेग, किरबाज पेज, लुई फिशर, वेब मिलर। तो कौन था इसमें से? वेब मिलर, बी आंसर हो जाएगा।
अगला है, निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? एच.एन. बेल्सफोर्ड, वेब मिलर, जी स्लोकोम्ब, जेम्स पैटरसन। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब मिलर, बी आंसर था। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान गठित किया था? तो कौन हो जाएगा? तंजौर तमिलनाडु का आसपास हो गया है ना। तो इस पे कौन हो? के.ओ. चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। इसका आंसर क्या होगा? 27 का आंसर दिया है बी, यानी कि सी राजगोपालाचारी जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता, और इसमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, बस सी राजगोपालाचारी जी का नाम है। तिरुचिरापल्ली से वेदरायन तक की नमक यात्रा की थी इन्होंने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से, लाल कुर्ती के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था किस चीज़ का? देखो पहले कौन आते हैं इसमें? खान अब्दुल गफ्फार खान आते हैं, और उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या आह्वान किया था? उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजाति क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, उपनिवेशिक शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, और दिया है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष का। तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता का इन्होंने संघर्ष किया, उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था, है ना। लाल कुर्ती आंदोलन, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है वहाँ पर था। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सी हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? बताया मैंने पहले ही, खान अब्दुल गफ्फार खान। और 1929 में खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया था? इसका आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान, ए हो जाएगा। अगला है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो और इसका क्या किस आंदोलन के समय? तो यही समन्वय विज्ञान आंदोलन के समय। और ये लाल कुर्ती के ही लोग थे जिन पर इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। और इसमें कौन थे? वीर सिंह गढ़वाली था, है ना। ये रहा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में इन्होंने सैनिकों, अपने देश के लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर में ही, जो पाकिस्तान का भी आता है, अफगानिस्तान के साथ सीमा वाला इलाका पख्तूनिस्तान, तो उसी वहीं पर सिपाही थे वीर सिंह गढ़वाली। इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। पेशावर कांड। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। समन्वय आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति के महिला गैडन लियू ने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो समन्वय आंदोलन का ही हिस्सा था, चौकीदारी कर। ये बहुत बार पूछ चुका बीपीएससी में, 2017 में भी पूछा था। अगला है कि समन्वय आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। किसको महत्व दिया उन्होंने? रचनात्मक कार्यक्रमों को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? किस क्षेत्र की? तो इसका क्या हो जाएगा? 37 का। वो पटना से थी प्रभावती देवी, आप लोग जानते होंगे इनको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, गांधी इरविन समझौता, ये टॉपिक है। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, समन्वय आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किए गए आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक का कर समाप्त करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा सबसे सटीक आंसर? इसका हो जाएगा ए। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले सके इसीलिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, गांधी जी गए थे भाग लेने के लिए। ओके। और 5 मार्च 1931 को वार्ता हुई थी, और इसके बाद फिर 23 मार्च को फांसी हो गई थी उन सबको। दूसरा है, गांधी इरविन समझौते निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, बिल्कुल सही है ये। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। और तीसरा है, पुलिस के जातियों को जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। और चौथा है, केवल उन्हें कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग था। ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर 1, 2, 4 है। 1, 2, 4 होगा। बाद में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था अपने उससे, है ना, प्रोसेस से। उसने बोला था कि इसमें सही विकल्प नहीं दिया गया है ना। तो इस क्वेश्चन के एक बार फिर से चेक कर लेना, इसको यूपीएससी ने मूल्यांकन से हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में, डेट बताओ। 5 मार्च। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ 1931। 5 मार्च 1931 को निम्न से कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था।
छठा है, निम्नलिखित में किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया गया, क्योंकि उससे पहले यही आंदोलन तो चल रहा था, तो इसी का स्थगन करेगी। गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, तेज बहादुर सप्रू। और एम आर जयकर, इन दोनों लोगों ने गांधी इरविन समझौता करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। देखो, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन समझौता फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। अब 5 मार्च 1931 को ये वार्ता संपन्न हुई थी। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। सरोजिनी नायडू जी बोलती थी ऐसा, है ना। इरविन को महात्मा किस हिसाब से बोला मुझे नहीं पता, इसको याद रखना कि किसने बोला था महात्मा दोनों को। गांधी इरविन समझौते में किसके मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तो तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा। और एम आर जयकर रहे ऑप्शन में, तो ऑप्शन ई मारना। 9 निम्नलिखित व्यक्तियों से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? आ गया ना क्वेश्चन। तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, थोड़ी भावुक हो जाती थी। निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौते महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ये बेहतरीन क्वेश्चन हुआ, इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 का टॉपिक आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के सभापतित्व किया था? किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल। और इससे पहले जो लाहौर अधिवेशन 1929 वाला हुआ, तो उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कराची अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की चर्चा इसी में हुई थी। और इसी अधिवेशन में कुछ लोगों का विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। क्यों विरोध इनका हो रहा था? तो ये कराची अधिवेशन जा रहे थे, तो इनको भगत सिंह की जो फांसी हो गई थी, तो पूरे देश के लोगों ने इनको काले झंडे दिखाए थे। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रस्तुत किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसने किया था? पंडित नेहरू जी ने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रस्तुत किया था। और एम एन राय इनके सहयोगी की भूमिका निभाई थी। मानवेंद्र नाथ राय जो भारत में कम्युनिस्ट नेता थी, उन्होंने पंडित जी का साथ दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी के लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो कौन थे वो? पट्टाभी सीतारमैया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाना है आपको। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो पहले क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 4, 3 गांधी इरविन समझौता होगा, उसके बाद भगत सिंह को फांसी हो जाती है, उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है जहाँ पर झंडे दिखाए जाते काले, और उसके बाद सबसे अंत में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। देखो, 2 का मैं बता देता हूँ। गांधी इरविन समझौता पता ही है आपको, भगत सिंह का फांसी पता है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 तक कराची में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनको क्रम में लगाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, तो 3, 2 और 1 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 3, 2, 1। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन था, और फिर से सीक्वेंस लगाना है। भारतीय राष्ट्रीय इस सब को सीक्वेंस लगाना है। गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, पूना समझौता नया जोड़ दिया इसमें, है ना। तो गांधी इरविन समझौता पहले आ जाएगा 1, फिर 3, उसके बाद से 2, फिर 4, है ना। 1, 3, 2, 4। तो डी आंसर इसका हो जाएगा 1, 3, 2, 4। देखो, है ना। पूना समझौता कब हुआ है? 24 सितंबर 1932 को। गोलमेज सम्मेलन पे अब हम लोग आ गए। इससे संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और प्रीवियस वीडियो भी जाके आप देखिए हिस्ट्री का, नहीं तो नहीं फ़ायदा मिलेगा, है ना। कांग्रेस से लेकर और 1947 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली। कांग्रेस के प्रमुख नेता में से थे
और साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा और असंतोष की भावना वातावरण में 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने एक ही अधिवेशन में भाग लिया, वो था कौन सा अधिवेशन? तो वो था सेकेंड। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जायकर, मुंजे, डॉक्टर मुंजे, भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया शामिल थे। इन सब के नाम आप 1-2 बार दोहरा लेना खुद से, है ना, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी है। इसमें कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यही सबसे बड़ा गलती है, भाग नहीं लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो तीसरा क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, के.टी. पॉल ने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। भारतीय दलितों को किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर थे। अगला है चौथा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 1930 में प्रथम हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1930। अगला है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2, 3। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये पूछा है, तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, ये सब थे। निम्नलिखित नेताओं से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भाग लेने नहीं गए थे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। 8 का आंसर डी हो जाएगा। 9 है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो किस में थे? द्वितीय में थे। कथन कारण दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो दूसरा पढ़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए गलत, बी सही, आर सही, डी आंसर हो जाएगा। दूसरा पढ़ लो एक बार। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने अंतर्निहित था। तो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने शिरकत की थी? तो द्वितीय हो जाएगा। 11 का बी हो जाएगा। 12 के महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ पर ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इसको याद रखना आप लोग, किंग्सले हॉल में। किस जहाज़ से गए थे ये भी पूछा है। तो एस.एस. राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ में गए तो उसका नाम देखो, पूछ लिया ना, एस.एस. राजपूताना। यूपीपीसीएस प्री 2000 ईस्वी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 14 का बी हो जाएगा। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? तो जब वो भारत आए तो उन्होंने बोला कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ। कहाँ से? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेके। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने पर असफल रहा था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, माय मिस्टेक। क्या हुआ था कि भारत के जो एससी और एसटी समुदाय थे उनको अंग्रेजी सरकार एक अलग धर्म के रूप में मान के उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे रही थी। जैसे मुसलमानों का था, सिखों का था, ईसाइयों का, वैसे भारत के एससी एसटी को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे रहे थे, जिसके मुद्दे पर यह विफल हो गया था। मैकडोनाल्ड, आपने सुना होगा मैकडोनाल्ड कमीशन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि को सम्मिलित हुए और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। इन्होंने ही मांग की थी, अम्बेडकर जी ने, और गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बहुत बार पूछा है, बी.आर. अम्बेडकर। 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उसका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि इसमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। इसका सबसे आंसर सटीक क्या दिया है? डी। ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की व्यवस्था थी जो 3 सत्रों में सम्मेलन हुए। एक ही सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन, लेकिन 3 बार उसको बुलाना पड़ा था, 3 सत्रों में।
निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया? तो द्वितीय का। निम्न से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो 30 में शुरू हुआ है, 31 में दूसरा, तीसरा 1932 में, तो तीसरा हो जाएगा। बीपीएससी में कितनी बार पूछा है देख रहा हूँ, 53, 55, 56, 59। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें से कौन कौन से सही है ये आपको बताना है। IAS प्री तो 2005 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही से स्टेटमेंट सही है। अगले टॉपिक पे आ गए सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट। अभी से जुड़े हुए क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। क्या लिखा हुआ इसमें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदाय एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई, अतः सम्मेलन इस समान समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया और तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसमें सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की कहा जाता है उसको। इसमें क्या था बता चुका हूं मैं पहले ही, जो SC ST वर्ग थे उनको अलग से प्रतिनिधित्व देना। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह किसको बनाया गया? तो अछूतों के लिए। इसका आंसर दूसरा का डी हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को इनको दिया गया था, प्रस्तुत किया था पंचाट, और मुसलमान और सिख को तो पहले से ही दिया जा रहा था, अब इनको भी दे दिया गया, और अल्पसंख्यक मानकर इनको अल्पसंख्यक माना गया दलित वर्ग को, और हिंदुओं से अलग कर दिया गया इनको। कथन कारण दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, अगस्त 1932 में, और इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल की कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कथन और कारण दोनों ही सही है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र से आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, बौद्धों के लिए नहीं था, है ना, मुसलमानों के लिए, सिखों को, अनुसूचित जातियों के लिए था। अगला है क्वेश्चन, किस किस को दिया गया तो मैं बता देता हूँ। मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय और अन्य भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई थी, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें इसके आवंटित नहीं की गई थी, इसके तहत पंचाट के तहत नहीं की गई थी। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। ओके, 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ था। ओके, और 20 सितंबर से यरबदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। 4 दिन बाद अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था, और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया था। छठा है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरना पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था, क्यों किस लिए किया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। सातवां, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? VVI क्वेश्चन है ये, दलित वर्गों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई थी? पूना पैक्ट की बात कर रहा है ये, तो इसका हो जाएगा 71 और 147, है ना। दलित वर्ग के कितनी सीटें? 71 और 147 सीटें आरक्षित की गई थी। इसको पढ़ देता हूँ मैं। प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटें, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया, और सहित बम्बई 15, पंजाब 8, उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि 147 मिली है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्गों की सीटों में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 8वें नंबर पर चलते हैं कि पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, ए आंसर हो जाएगा। 9 है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, बी आंसर हो जाएगा 9 का। 10 है कि पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। उसके माध्यम से कारण दिया है कि उसके माध्यम से संसद और विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि BR अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ जो क्या कहलाता है? तो पूना समझौता कहलाता है।
पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी और लॉर्ड इरविन ने, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये इसको पढ़ देता हूँ मैं, विवादित लग रहा है ये। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। कुछ समझौते पर गांधी जी के समर्थक और अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी और उनके समर्थक ने, अम्बेडकर जी और गांधी जी के समर्थक ने किए थे, गांधी जी ने खुद नहीं किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो पूना समझौता को संपादित किया गया। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? के गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसको पढ़ देता हूं मैं कि 24 सितंबर 1932 के शनिवार को सायं 5 बजे पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से महामना मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसको आप लोग याद रखना। MM जायकर, देवदास गांधी, विश्वास, राजभोज पी, बालू गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, GD बिरला, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राम बहादुर श्रीनिवास, MC राजा, CB मेहता, बाखले और कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। बम्बई में अनेक लोगों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। राजगोपालाचारी के इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम बदल ली। ओके। 1932 से पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पूछा है हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष, तो घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी ने किया था, आपको पता ही है। पूना समझौता का महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं रही, वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला, GD बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भारत में बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GD बिरला। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वही रिपीटेड क्वेश्चन, GD बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ये आंसर हो जाएगा। 19 है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। 20 है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा? तो महाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। बी आंसर हो जाएगा 20 का। 21 पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पे आ गए हैं और अंतिम टॉपिक है इसका। इसमें 14 के करीब में क्वेश्चन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो पटना में हुई थी 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक के दौरान ही सदस्यों की एक अलग बैठक हुई थी, ओके, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी। अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीति और कार्य प्रणाली तय की गई। अक्टूबर-नवंबर 1934 से फिर बम्बई में इसकी बैठक हुई, जिसमें इसकी कार्य प्रणाली तय की गई और आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष थे और JP इसके पहले सचिव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। बी आंसर हो जाएगा। तीसरा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कथन बताना है आपको कौन से सही है। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन इवेजन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो तीसरा क्या आंसर हो जाएगा? डी। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। करों के बहिष्कार का समर्थन नहीं किया, ना कि करों के अपवंचन का। करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, ना कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था। यह मार्क्सवाद का लक्ष्य होता है, सर्वहारा वर्ग को अधिनायक बना देना। इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव जी का नाम आ जाएगा इसमें से। 1934 में आज़ाद नरेंद्र देव इसके संस्थापक थे और JP इसके संस्थापक थे। अन्य सदस्यों के नाम BPSC वाले रट लेना, UPPCS में भी आपसे पूछ सकता है। अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा, है ना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हिस्ट्री का MCQ का प्लेलिस्ट जरूर ला के देखें। पिछला वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कुछ लोगों ने नहीं देखे हैं। 5 जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। आपको चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी
इसके साथ साथ इसी तरह के क्वेश्चन साइंस के भी, घटना चक्र साइंस के भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायो के और फिजिक्स के। आप जाके देख लेना उसको प्लेलिस्ट में। छठा है कि वर्ष 1934 से पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे, जिसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, जेपी। संयोजक के रूप में जेपी का नाम आता है, और बाकी तो बहुत सारे नेता का मैंने नाम ऊपर पढ़ ही दिया था। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बी आंसर हो जाएगा 7 का। 8 है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, बहुत बार पूछा है बीपीएससी ने, हर दूसरे तीसरे साल है पूछता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। जेपी से क्वेश्चन हर साल रहता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण का। और सर्वोदय आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे। सर्वोदय शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किसने किया था, तो गांधी जी ने, लेकिन सर्वोदय आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। और आज़ाद दस्ता जो 1942 के दौरान काम कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये छापामार युद्ध पद्धति के साथ नेपाल के तराई इलाकों में, तो उससे भी गांधी ये जेपी जुड़े हुए थे। और हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वहाँ से भाग गए थे ये। 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लोकनायक का। 12 का बी हो जाएगा। 13 जयप्रकाश निधन दिवस कब मनाया जाता है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, अब बताओ कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अप्रैल 1946 दिवस मनाया गया, अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना हुई और जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो पहला का क्या, 14 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, दोनों ही कथन सही है। 1936 में बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, समाजवाद का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला है, अतः प्रश्न का दोनों कथन ही सही है। तो 14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आज 110 के करीब में क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, है ना। वीडियो को कमेंट करना, आप जो भी फीडबैक हो आपका, अच्छा लगा बुरा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।